जी कभी कभी चंद पढ़े लिखे लोग अपने व्लॉग्स में इस बात का आपको जिक्र करते हुए मिलेंगे कि 21st सेंचुरी जो है इसको एशियन सेंचुरी का नाम दिया गया है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी वजूहात और बहुत सारी जो प्रोडिक्शंस हैं वो शामिल हैं। जाहिर सी बात है, कोई आदमी, कोई अदारा, कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई रिसर्चर इतना बड़ा दावा जो है वो ऐसे ही मफरूज़ों को तो नहीं कर देता। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ उसके पीछे जो मैंने कहा आपसे वजूहात होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो आइए हम वन बाय वन इस बात का जिक्र करते हैं या इस बात को कुरेदने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो 21st सेंचुरी है उसको एशियन सेंचुरी कहा जा रहा है। तो जो पहली बात जिसकी बेसिस के ऊपर ये जुमला जो है उसको लिटरेचर के अंदर खासी पजीराई मिल रही है वो ये है कि 1980s के बाद अगर आप इंडिया और चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो देखें तो आपको हैरान कर देगा। जिस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा है या जो इसका लिखारी है उसका नाम डैनियल रिबर्टो है और इसको बाद में मेरे ख्याल में चार्लीने ने रिव्यू किया जो उसने ये प्रेडिक्शन की थी। अब वो कहने वाला ये बात करता है कि जो इनका रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1980 है उसकी वजह से 2030s के अंदर ये दोनों मुल्क जो हैं दुनिया की लार्जेस्ट इकानमी जो हैं बेस्ड ऑन देयर जीडीपी उस लेवल पे ये पहुंच जाएंगे। उसे मेरे ख्याल में पहला नंबर जो है चाइना का होगा, इंडिया का नंबर यूएसए के बाद आएगा। तो हम देखते हैं कि वो फैक्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं। की फैक्ट्स के अंदर पहली बात उन्होंने कही है वो ये है कि 21st सेंचुरी के अंदर ये इकॉनमी जो कि बड़ी रैपिड ग्रो कर रही हैं और जाहिर सी बात इसी वजह से उनको फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी भी कहा जा रहा है और इसकी एक वजह जो उनका यूथफुल डेमोग्राफिक्स है वो करार दिया जा रहा है। फिर साथ ये भी कहा जा रहा है कि एशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो खाली इंडिया और चाइना को डिपेंड नहीं करती, उसके अलावा भी कंट्रीज़ हैं। लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि ये दोनों कंट्री जो एशिया के अंदर बिगेस्ट इकॉनमी है। और वो दूसरे कंट्री कौन कौन से? इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिलीपीन है, बांग्लादेश है। पता नहीं पाकिस्तान का नाम क्यों निकाल दिया गया, लेकिन उसकी वजूहत हम बाद में बयान करेंगे। साथ ये भी कहा गया है कि ये बाई 2030 ये दोनों मुल्क जो हैं ये लार्ज पोर्शन जो होगा उसका जीडीपी का वो प्रोड्यूस करेंगे और ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो रीसेंट एस्टिमेट्स हैं उसकी बिना के ऊपर ये बात की गई है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करते हैं इस चीज़ को कि क्यों ये कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी जो है एशिया की सेंचुरी है। आप अगर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो 19th सेंचुरी के अंदर आया था और जिसमें जाहिर सी बात है वेस्टर्न इकोनॉमी जो थी उन्होंने डोमिनेट किया था, उसकी बेसिक रीजन उस वक्त जो करार दिया गया था वो ह्यूमन कैपिटल था। तो इसको ये कह सकते हैं हम कि जैसे 19th सेंचुरी वो यूके की सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी जो यूएसए की सेंचुरी थी और 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है। और आपको बता चुका हूँ कि वो जो यूथफुल उनका डेमोग्राफिक्स है उसकी बेसिस के ऊपर बात की जा रही है। जाहिर सी बात है ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी क्वालिटी को आप इंप्रूव करेंगे या ह्यूमन कैपिटल के ऊपर तवज्जो देंगे या ह्यूमन कैपिटल को जदीद तकाज़ों के मुताबिक आप हमगना करेंगे या उनको अपग्रेड करेंगे, उनको अपडेट करेंगे या उनको डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो है आपकी प्रोडक्शन के ऊपर आएगा। अब वो कहने वाला ये भी कह रहा है कि चूंकि अब देखा जाए कि 1950s के अंदर एशिया जो था उसका होम टू मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटेड लेस देन 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 1950s की बात कर रहे हैं कि उस वक्त जो हमारी आबादी थी वो तकरीबन मोर देन हाफ थी, आई मीन एशिया की, और जो एशिया का कंट्रीब्यूशन था वो लेस देन 20% था। अब आगे लिखने वाला ये लिखता है कि अब चूंकि ये इकॉनमी जो है यहाँ मिडिल क्लास बड़ी तेजी के साथ राइज हो रही है, ये मिडिल कंज्यूमर जिसे कहते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि अब दुनिया के अंदर और स्पेशली जो एशिया है उसकी बात हो रही है कि वहां जो मोर देन हाफ है वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो कंज्यूमर बन जाएगा और ये बिगेस्ट कंज्यूमर होगा इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। 20th सेंचुरी के अंदर कंपनीज यूज्ड एशियन नेशन एज ए सोर्स ऑफ चीप लेबर
टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। दुनिया की जो सस्ती लेबर पाई जाती थी 20वीं सेंचुरी के अंदर वो एशिया के अंदर थी। और ये जो सारा काम जारी बात वेस्ट कर रहा था, अब जो कि वही कॉरपोरेशन या वही कॉरपोरेशंस जो 20वीं सेंचुरी के अंदर काम कर रही थी, आज वही कॉरपोरेशन जो है वो अपने रेवेन्यू जो है वो बूस्ट कर रही है इन रीजन के अंदर। वजह चूंकि इनकम लोगों की बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी बढ़ रहा है, और इसकी वजह से डिमांड फॉर अप स्केल गुड्स एंड सर्विसेज वो भी बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, जब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। और यही मैं समझता हूँ कि एक सोर्स है कॉर्पोरेशन के लिए अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने का। अब वो स्पेशल कंसिडरेशंस क्या हैं जिसकी बिना के ऊपर हम एशिया को 21वीं सेंचुरी का मालिक गिरदानते हैं, या 21वीं सेंचुरी को हम एशियन सेंचुरी कहते हैं। उसके अंदर एक बड़ा इकोनॉमिक्स का फेमस इंडिकेटर परचेजिंग पर पैरिटी जिसको हम कहते हैं, उस टर्म्स में देखा जाए तो चाइना जो है दुनिया की इस वक्त बिगर इकॉनमी है, और तकरीबन 19% ऑफ ग्लोबल जीडीपी वो चाइना की तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहा है। और एक वक्त था कि जब ये जाहिर सी बात है अमेरिका का दौरा था इस बात के ऊपर, लेकिन लोग ये या एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी जल्दी चाइना जो है वो पीपीपी के टर्म्स की फॉर्म में यूएस को पास कर जाएगा, मतलब कि यूएस को डोमिनेट कर जाएगा। अच्छा, अब जो तकरीबन देखा जाए तो इंडिया जो है वो जीडीपी की रैंकिंग के अंदर तकरीबन 5th प्लेस के ऊपर बैठा हुआ है। और अगर चाइना का जैसे मैं 2030 की बात की थी तो वो तो नंबर 1 पोजीशन जो है वो चाइना के पास है, सेकंड यूएस के पास है, थर्ड या फोर्थ के बारे में इंडिया जो है वो जंप कर रहा है उस पोजीशन को अचीव करने के लिए। अब ये जो ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो ये कहते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो जिस तेजी के साथ मतलब के जंप्स लगा रहे हैं, बाय 2030 चाइना और इंडिया जो है दुनिया की जो टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उसमें अपनी जगह बना लेंगे। अच्छा, अब ये भी चीज देखी गई है कि चूंकि जो रैपिडली जीडीपी बढ़ा है इंडोनेशिया का, वो भी बड़ी जल्दी, वैसे यहाँ 2023 लिखा हुआ लेकिन बाय 2030 वो तकरीबन 6ठी पोजीशन उसके पास है। और साथ में फिलीपीन, वियतनाम और बांग्लादेश के बारे में भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस की गई हैं। सवाल ये है, जो क्रिटिक्स हैं वो ये बात करते हैं, देखें आप ये बात तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये भी सोचना होगा क्या क्या वाकई हमें 21st सेंचुरी जो है इसको रेफर करना चाहिए कि ये एशियन सेंचुरी है। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, क्रिटिक्स जो हैं, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। वजह वो कहते हैं कि ये जो ममालिक हैं इनमें अगर आप देखा जाए तो आपको पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है या पॉलिटिकल टेंशंस मिलती हैं। वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि चूंकि एशिया जो है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है। आप एशिया के अंदर चाइना को भी कंसिडर कर रहे हैं, आप एशिया के अंदर इंडिया को भी कंसिडर कर रहे हैं, आप एशिया के अंदर जो आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वियतनाम को, फिलीपींस को, इंडोनेशिया को और बांग्लादेश को भी लेके चल रहे हैं। बाकी कंट्रीज जो हैं उनका आपने जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जियो ग्राफिकली इवन पोलिटिकली उसको आपने इग्नोर कर दिया है। फिर दूसरा वो ये कहते हैं, पता नहीं किस बेस पर कहा लेकिन उन्होंने क्या जरूर दिया है कि चूंकि ये एक एस्टिमेट्स हैं, रियलिटी अभी देखें क्या होता है, हालांकि रियलिटी नजर आ रही है सारों को। कि क्रिटिक्स ये कहते हैं इनके दौरान पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल टेंशंस हैं, और उस तरह का कॉपरेशन जो है जो होना चाहिए वो एशियन कंट्रीज के अंदर नहीं है। तो इसलिए किसी भी डेवलपिंग इकॉनमीज को या किसी भी डेवलपिंग कंट्री को इन कंट्रीज को एज अ रोल मॉडल कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको क्यों कंसिडर नहीं करना चाहिए और कंसिडर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है।